हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को 11th स्टैंडर्ड इंग्लिश का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होता है उसका पेपर स्टाइल मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञान प्रवाह, लेकिन ये सामान्य प्रवाह के लिए भी है, यानी कॉमर्स और आर्ट्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी यही पेपर स्टाइल फॉलो करेंगे। ये टोटल 50 मार्क्स का है और इसके लिए आपको टाइम मिलते हैं, मतलब 2 आवर्स आपको टाइम मिलता है। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, एक आप एग्ज़ाम्पल के रूप में ये पूरा पेपर दिया हुआ है बोर्ड की तरफ से। पिछले साल ही आया था क्योंकि कुछ चेंजेस हुए थे पेपर स्टाइल में, और ये दोनों प्रवाह के लिए है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, सामान्य प्रवाह और विज्ञान प्रवाह दोनों के लिए है। यहाँ पर भले ही लिखा हुआ है विज्ञान प्रवाह, ये सामान्य प्रवाह के लिए भी है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए टोटल 10 मार्क्स का है। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है टिक मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो आपके चैप्टर में से आ सकते हैं, पोएम में से भी आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, आपने फर्स्ट अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है ध्यान से, तो आप ये इस क्वेश्चन को लेते हैं या इस स्टेटमेंट को लेते हैं, अरुणिमा सिन्हा वॉज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। तो ये क्या लगता है आपको, ट्रू है या फॉल्स है? यस, ये ट्रू है। तो इस हिसाब से अगर आपने सिर्फ यहाँ पर आंसर में खाली, जैसे कि आपको आंसर लिखना हो नंबर 1 या 2, और 2 का आंसर आप जानते हैं क्या है, ट्रू है, तो आपको इसके लिए 1 मार्क मिल गया। ठीक है, इट्स वेरी इजी, बट इजी तभी होगा जब आपने डिटेल में चैप्टर पढ़ा हो, पोएम को समझा हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पोएम और प्रोज, पद्य और गद्य जिसे हिंदी में कहते हैं, ये दोनों में से स्टेटमेंट आ सकते हैं। ठीक है, और ये 2 मार्क्स का होता है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड एंड राइट द नियरेस्ट मीनिंग। नियरेस्ट मीनिंग आपको ढूंढना है और लिखना है। ठीक है, तो ये भी चैप्टर्स में से ही आएंगे। ओके, स्पेशली पोएम और प्रोज उसमें से आएंगे ये 2 मार्क्स के। फिर देखिए आगे लिखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड राइट अगेंस्ट द सेंटेंस, 2 मार्क्स का। इसमें देखिए 2 ही ऑप्शन दिए हैं, एक ये ऑप्शन है और ये दूसरा ऑप्शन। लैंग्वेज फंक्शन आपने 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, 11th में बस थोड़ा और भी उसको एलाबरेटली भी आपको समझाया जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसके लिए 2 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। बस आपको करना ये है कि जो ऑप्शन जिस स्टेटमेंट के लिए सही है उसके सामने लिख देना है। जैसे एक्सप्रेसिंग कंडीशन इन द पास्ट में कंडीशन आपको बतानी होती है, तो आप क्या यूज़ करते हैं, या तो इफ़ यूज़ करते हैं या तो स्टार्टिंग में हेड आता है और क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए लास्ट में, तभी वो क्या बन जाएगा, कंडीशन इन द पास्ट। तो ये जो कंडीशन इन द पास्ट है, एक्सप्रेसिंग कंडीशन इन द पास्ट, वो यहाँ आएगा। और इंडिकेटिंग कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास दर्शाने वाला ये शब्द ये रहा इस वाक्य में, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो इसमें बस आपको आंसर आगे पीछे करके लिखना होता है। हो सकता है कि आंसर उसी सीक्वेंस में आए जिस सीक्वेंस में ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये। तो यहाँ तक तो आपको 6 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे और उसके बाद भी मिलेंगे। देखिए लिखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। यहाँ पर रिस्पॉन्स, जैसे कोई कुछ पूछता है या कुछ कहता है तो उसके रिस्पॉन्स में आप कुछ तो कहते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, आई फील अनईजी टुडे, मुझे आज अनईजी फील हो रहा है, मतलब मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा है, आराम नहीं है। तो आप इसके बदले में कोई सजेशन देंगे, तो वो सजेशन के ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, यानी कोई भी एक ऑप्शन आपको बस चुनना है, यहाँ पर बस सिलेक्ट करना है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है, बस पढ़ना है, समझना है, और सजेशन कौन सा सेंटेंस दे रहा है वो आपको बस सिलेक्ट कर लेना है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, प्लीज़ गो, प्लीज़ लिख दिया है मतलब रिक्वेस्ट आ गया, हमको क्या करना है, सजेस्ट करना है। डोंट वर्क हार्ड कंटिन्यूसली, अब डोंट लिखा हुआ है, ये सजेशन ही है, तो ऑर्डर हो गया। इफ़ यू आर सिक यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर, अगर सिक हो तो तुम डॉक्टर को कंसल्ट करो, बीमार हो तो। लेकिन ये तो कंडीशन है, इफ़ बताता है कंडीशन। तो चौथा देखते हैं, डी ऑप्शन, यू ऑट टू टेक रेस्ट टुडे। ऑट टू क्या बताता है, सजेशन बताता है, यानी ये जो डी ऑप्शन है दैट इज़ राइट।
तो आपको क्या करना है, आंसर में ऐसे लिखना है 7, 7 का D और जो आंसर है वो U और 2, ये पूरा लिख देना है, बस यही आंसर में लिखना है। ओके, इस तरह से आपको मार्क्स मिल जाएगा। मार्क्स जो भी मिलेंगे एकदम एक्यूरेटली मिलेंगे, या तो 1 मार्क पूरा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, फिर उसमें 8वां भी ऐसा ही है, 7वां 8वां। अब देखते हैं आगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड और फ्रेज एज आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एक सेंटेंस होगा, उसमें कोई ना कोई एक फ्रेज़ या कोई पूरा आधा वाक्य भी आपको अंडरलाइन करके दिया जा सकता है। यहाँ पर फ़िलहाल 2 शब्दों को अंडरलाइन करके दिया गया है, यानी ये 2 शब्द, इसका मतलब ये फ्रेज़ है। फ्रेज़ किसको कहते हैं? देखो, वर्ड का मतलब तो आप समझ गए, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। अब वर्ड जानते हैं, शब्द। फ्रेज़ का मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह, यानी कि वो फ्रेज़ हो गया। तो यहाँ पे एक फ्रेज़ को अंडरलाइन किया गया है। अब ए फ्यू क्या बताता है? अगर आप गिने कितनी बेंचेज़ हैं, तो बहुत कुछ बेंचेज़ हैं या थोड़ी बेंचेज़ हैं, तो आप बोलेंगे ए फ्यू बेंचेज़। ठीक है, यानी गिन सकते हैं, इसका मतलब ये है। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन ढूंढना है कि इसमें से सही क्वेश्चन कौन है। देखो, सारे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, तो सही क्वेश्चन आपको क्या लगता है? तो देखो, हाउ, अगर आप ए फ्यू हटाते हो तो या तो हाउ मेनी, ठीक है, या तो कोई और भी क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ, हाउ मेनी, वही सूट करता है। हाउ मेनी लेटर्स, व्हाट या होम या विच सूट नहीं करता। ये सब मैं आपको समझाऊंगा जब लैंग्वेज फंक्शन या क्वेश्चन मेकिंग ये सब होगा, तब ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बस आपको एक हिंट देने के लिए मैं आंसर बता रहा हूँ, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आंसर क्या है। तो आंसर ए है, तो 9th का ए, और आंसर आपने लिख दिया हाउ मैनी। अब देखिए, आंसर आप लिख रहे हो लेकिन है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो हाउ मैनी जो भी है लास्ट तक क्वेश्चन मार्क तक लिख दिया। इस तरह से आपको 1 मार्क और मिल गया, और 9वां और 10वां 2 मार्क्स का। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 मार्क्स का। ये देखिए, तो ये इस तरह से सेक्शन ए पूरा हो जाता है, जो पूरा 10 मार्क्स का है, और बच्चों के 10 में आउट ऑफ 10 आते हैं। ठीक है, इसमें कोई 2 राय है ही नहीं कि आपके नहीं आ सकते। ठीक है, अब सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में सबसे पहले जो एक इंस्ट्रक्शन है वो लिखा हुआ है, रीड द एक्सट्रैक्ट। ठीक है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, ये 6 मार्क्स का है। अब इसमें देखिए, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि एक कोई भी छोटा सा पैराग्राफ आपको चैप्टर में से दिया जाएगा। अब ध्यान रहे कि ये चैप्टर में से ही आएगा, पोएम में से नहीं आएगा। अब चैप्टर में से कितने एक्सट्रैक्ट्स आएंगे? तो 3 एक्सट्रैक्ट्स आएंगे। ठीक है, हर एक्सट्रैक्ट के 2 क्वेश्चन होंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, एक एक्सट्रैक्ट का 11, 12 2 क्वेश्चन दिया, फिर दूसरा एक्सट्रैक्ट, ठीक है, उसका 2 क्वेश्चन, फिर तीसरा एक्सट्रैक्ट, उसके 2 क्वेश्चन। इस तरीके से 6 क्वेश्चन आएंगे टोटल, जिनके 6 मार्क्स होंगे। तो ये तो आपकी प्रैक्टिस पहले से ही चालू रहनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज भी भेजता रहता हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ये 3 मार्क्स का है। ये जो पैसेज है ये अनसीन होता है। अनसीन कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, क्योंकि एक आपकी एक एक्स्ट्रा बुक होती है जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री रीडर। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ, सप्लीमेंट्री रीडर। ये इस बुक में से ये जो पूछा जाता है पैराग्राफ, तो इस बुक में कई सारी स्टोरीज़ हैं, लगभग 20 जितने स्टोरीज़ हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो एक क्या होता है, सप्लीमेंट्री रीडर का मतलब वो आपके अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप वो बुक पढ़ते हैं और उसमें से कोई चीज़ नहीं आती आपको, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर समय मिलता है, टाइम मिलता है, तो उस बुक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बट वो आपके अपने लिए है। अगर आप खुद पढ़ते हो और कुछ क्वेश्चन हो तो ही पूछेंगे। उसका हम सिलेबस में इस तरह से मतलब रेगुलर हम लोग टीचिंग नहीं करते। ठीक है, ओके। इसके बाद आप देखिए 3 क्वेश्चन आ गए 3 मार्क्स के। तो ये कितने हो गए? 6 + 3। अभी ये बी सेक्शन सिर्फ 9 मार्क्स का ही रहा। ठीक है, तो अभी 19 मार्क्स हमारे हो गए। अब देखते हैं, आउट ऑफ 50 में से हमारे 19 मार्क्स हो गए, मतलब अभी भी 31 मार्क्स के क्वेश्चन बाकी है। अभी सेक्शन सी में देख लेते हैं। सेक्शन सी आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट इट्स समरी। ये जो पैसेज आता है ये भी सप्लीमेंट्री रीडर में से ही आता है। ठीक है,
ये एक तरह से आपके लिए अनसीन होता है, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, आपके लिए सीन हो गया, लेकिन ये अनसीन ज़्यादातर होता है, बच्चे उतना नहीं पढ़ पाते हैं, कवर नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि कोई भी पैराग्राफ आ सकता है और फिर उसके ऊपर समरी बनानी होती है। अब ये समरी क्या है, तो मान लीजिए कि ये पूरा पैराग्राफ 90 वर्ड्स का है, इस पूरे पैराग्राफ में 90 शब्दों का यूज़ किया गया है। समरी का मतलब है 1/3, मतलब 1/3 हिस्से में इसकी समरी बन जानी चाहिए। यानी कि आप जब आप समरी बनाओगे तो 30 वर्ड्स का यूज़, लगभग 30 वर्ड्स, आगे पीछे भी हो सकता है, 29 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक आपको एवरेज पकड़ के चलना पड़ेगा, 1/3 होना चाहिए। तो आखिर समरी है क्या, तो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ कि जब भी आप कोई मूवी देख कर आते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है मूवी, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, 2 घंटे की मूवी समझ लीजिए, तो आप किसी दोस्त से अगर वो शेयर करते हैं तो 15 मिनट में वो पूरी मूवी की कहानी अच्छी तरह से आप सुना देते हैं। तो आपने ऐसा क्या किया, तो आपने बस वही किया जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, आपने पूरी मूवी का ब्यौरा दे दिया, संक्षिप्त में उसको बता दिया और पूरी मूवी समझ भी आ गई सामने वाले को। तो आपने ऐसा क्या किया, तो आपने बस इम्पोर्टेंट मुद्दे, इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको बताई, ठीक है, तो वही आपकी समरी बन गई। तो यही ऐसा ही कुछ करना है, ऐसी कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये 3 मार्क्स का है और ध्यान रहे ये आपके 12th स्टैंडर्ड में सीधा 5 मार्क्स का कोर्स में है, ये कंपलसरी है, ये फ्यूचर में भी आपको काम आता है, इसलिए इसको स्किप करने की कोशिश ना करें। जो भी आप लेसन प्रिपेयर करें वो ईमानदारी से, 11th में जितना आप इंग्लिश पे ध्यान दोगे उतना ही 12th में आपको ईजी लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये न्यूज़ क्लिपिंग के लिए क्वेश्चन आता है। आप कोई भी आजकल क्या है, इंटरनेट पे भी न्यूज़पेपर मिल जाता है और फिज़िकली आप न्यूज़पेपर मंगाते भी हैं तो उसमें से कोई ना कोई अच्छी कटिंग, आर्टिकल की कटिंग इस क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, जो नेगेटिव न्यूज़ नहीं रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, या किसी सोशल इशू पे रहेगी, या करंट अफेयर्स पे, या बहुत ज़्यादा लोगों में वो चर्चित रही हो, ठीक है। ऐसी कोई ना कोई न्यूज़ की क्लिपिंग आपको ऐसे दी जाएगी, वो 3 मार्क्स की रहेगी। और ध्यान रहे ये भी 12th में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे आपको मैं 11th स्टैंडर्ड का पेपर स्टाइल बता रहा हूँ, इसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से डिडक्शन किया जाएगा, चैप्टर्स हटाए जाएंगे और उस हिसाब से भी पेपर स्टाइल बदल सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ, अभी तक के लिए तो यही है पेपर स्टाइल। और कॉमर्स यानी कि जनरल स्ट्रीम की जो अभी टेस्ट हुई थी, यूनिट टेस्ट, उसमें भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंग ही पूछे गए थे, ठीक है, ओके। तो जब ये न्यूज़ क्लिपिंग आपको दी जाएगी उसके बाद 3 क्वेश्चन रहेंगे, न्यूज़ क्लिपिंग में से ही आपको आंसर ढूंढना रहेगा। तो 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स। अब उसके बाद है रीड द स्टैंजा। स्टैंजा का मतलब समझ गए, ये पोएम में से स्टैंजा लिया जाएगा, जो भी पोएम आपकी टेक्स्ट बुक में है उसमें से ही ये स्टैंजा लिया जाएगा और उसके लिए 2 मार्क्स रहेंगे, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आएंगे इस स्टैंजा में से, ठीक है। तो अगर आपने बहुत अच्छी तरह से पोएम पढ़ा है तो ऑब्वियसली ये आपको आ ही जाएगा, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड। अभी डू इट एज डायरेक्टेड जो है वो ग्रामर पे, आपका ग्रामर कितना अच्छा है वो इससे वो आपको इसमें हेल्प करेगा, क्योंकि ये 2 मार्क्स का डू एज डायरेक्टेड है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, जो भी लिखा है देखिए ध्यान से, रीमा वॉज अ स्मार्ट गर्ल, ठीक है, और ऐसे करके ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिया 2-3 लाइन वाला, और स्टार्ट लाइक दिस, जो आप 10th में भी ऐसे क्वेश्चन शायद आपके आते ही थे, तो स्टार्ट लाइक दिस, और आपको लिखा है सिर्फ क्या लिखा है, रीमा इज़, और यहाँ पे क्या लिखा है, वॉज। तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमें टेंस बदलने के लिए कहा जा रहा है, ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है, आपको कोई कहेगा नहीं कि भाई टेंस बदलो, वॉइस बदलो, ठीक है। तो ये टेंस बदलने का कहा गया, और कैसा, तो ये पास्ट टेंस, वॉज से पता चलता है पास्ट टेंस, और इज़ से क्या पता चलता है, प्रेजेंट। यानी आपको ये पूरा पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में बदलना है। उसी तरह से सॉल्व्ड का क्या हो जाएगा, तो सॉल्व्स, ठीक है। और फिर उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, सॉल्व्ड इवन टफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू साइंस एंड मैथ्स, शी वॉज का क्या हो जाएगा, इज़ डूइंग मेंटल एक्सरसाइजेज व्हेन आई मेट का क्या हो जाएगा, व्हेन आई मीट। बस
थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, बाकी सब सेम। तो पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है लेकिन चेंजेस के साथ। देख रहे ना यार, स्टार्ट लाइक दिस, तो ये पूरा स्टार्टिंग से लिखना ही है, ठीक है। तो वो 2 मार्क्स का रहा, ये आप देख सकते हैं 2 मार्क्स, ओके। अब सेक्शन डी, अच्छा सेक्शन ई कितने मार्क्स का है? 2 + 2 + 3 + 3, तो कितने, ये सेक्शन जो सी है वो पूरे 10 मार्क्स का है, यानी पहले 10 फिर 9 फिर 10, कितने मार्क्स के अभी हमने पढ़ लिए? टोटल 29 मार्क्स के, ओके। अभी भी 21 मार्क्स का बाकी है, यानी डी और ई सेक्शन में कवर हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि आपको ये वैसे डी सेक्शन तो पूरा ग्रामर का ही होता है, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज फंक्शन, स्पीच, ये सब आते हैं। देख लेते हैं 27 नंबर का जो है लिखा है रेंडर द फॉलोइंग डायलॉग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो ये पूरे डायलॉग को इनडायरेक्ट स्पीच में रेंडर कीजिए, मतलब चेंज कीजिए, बदलिए, ठीक है। 3 मार्क्स का है ये। आपके मोस्ट प्रोबेबली 90% ऐसे चांस होते हैं कि ये जो डायलॉग्स पूछे जाते हैं वो आपके प्रोज सेक्शन में से, मतलब जो आप पाठ पढ़ते हैं, कविता नहीं, पाठ जो पढ़ते हैं उसमें से पूछा जाता है। हो सकता है कि ये बाहर से भी डायलॉग दे दिए जाएं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने अगर अच्छी तरह से डायरेक्ट स्पीच के रूल्स पढ़े हैं और जो मैं पढ़ाऊँगा उस पर ध्यान दिया, एक्सरसाइज की आपने, तो डेफिनेटली यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3। इसमें 3 आउट ऑफ 3 मिलने के चांस होते हैं, बट बहुत ही कम चांस होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे डीप स्टडी नहीं कर पाते। बट 2 या तो 2.5 आने के काफ़ी चांस होते हैं बच्चों के, ओके। उसके बाद देखिए कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द फंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स, 3 मार्क्स का है, ठीक है। अब ये जो पूरा डिपेंड करता है वो आपके लैंग्वेज फंक्शन के नॉलेज पर डिपेंड करता है। आपने लैंग्वेज फंक्शन कितनी अच्छी तरह से किया है उस पर ये डिपेंड करता है। फर्स्ट इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे और जो सेंटेंस होंगे वो हाफ होंगे, और हाफ सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज फंक्शन गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए एक आपको एग्जांपल देता हूँ। 28 में लिखा है जूनागढ़ इज़ डैश, आपको पूरा करना है। तो कंपेयरिंग द सिटी, जूनागढ़ की आपको कंपैरिजन करनी है किसी और सिटी से, तो आप किसी से भी कंपैरिजन कर दीजिए। तो जूनागढ़ इज़, अगर आप अहमदाबाद से कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर मतलब आपको डिग्री का यूज़ करना है। जूनागढ़ इज़ एज बिग एज अहमदाबाद, ठीक है। या आपने अपने हिसाब से कंपैरिजन किया, उसमें कोई ट्रुथ, सत्यता है कि नहीं, ये अलग बात है। ये ग्रामेटिकली हम ये नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि आप सेंटेंस को कितना सही ग्रामेटिकली करते हैं ग्रामर के रूप से, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही आपको प्रैक्टिस जब आप लैंग्वेज फंक्शन की करेंगे तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि लैंग्वेज फंक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि ऑप्शन आते हैं, फिर आपने देखा कि रिस्पॉन्स आपको देना होता है लैंग्वेज फंक्शन के बेस पर, फिर आपने अभी जो देखा ये, इसमें आपको हाफ सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज फंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। 3 मार्क्स का होता है और ये 12th में 5 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप ऐसा ना समझें कि बस यहाँ इसमें हमने डील डाल कर ली और 12th में कवर कर लेंगे। जो आप यहाँ करोगे 11th में वही आपको 12th में मिलेगा। 80% ऑफ द ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन सेक्शन इज़ द सेम एज इट इज़ टॉट इन 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में जो भी आपको ग्रामर और कॉम्पोजिशन सेक्शन मिलेगा वो 11th से मिलता जुलता ही रहेगा काफ़ी, तो क्यों ना हम 11th में ही अच्छी मेहनत कर लें, ठीक है। उसके बाद देखिए रीराइट द पैराग्राफ करेक्टिंग द एरर्स, इसमें एरर्स आएंगे, 2 मार्क्स का रहेगा ये। एरर्स मतलब आप समझ रहे हैं, देखो अंडरलाइन भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के उसमें दूंगा कि इसमें करना क्या होता है, पर एक एग्जांपल देता हूँ कि हाउ एवर जेंटल द मैनेजर वॉज, ही डिड नॉट शो सम सिंपैथी टूवर्ड्स मिस्टर वर्मा। यहाँ पे सम की जगह पर एनी आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो नॉट वर्ड का यूज़ हुआ है। अब ये क्यों है ऐसा, जो भी रीज़न है मैं आपको अगली बार जब भी कभी ये टॉपिक पढ़ाऊँगा तब इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर एनी आएगा और यहाँ पर जो भी आना चाहिए। टॉलरेंट, देखो यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, ही ऑलवेज टॉलरेट हिज जस्टिस। एक्चुअली देखा जाए तो इसमें भी गलती है, बोर्ड ने भले पेपर भेजा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। टॉलरेट्स होना चाहिए यहाँ पर, टॉलरेट्स, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें इसको सुधारना है तो कोई बात नहीं, जस्टिस की जगह पर आएगा इनजस्टिस, ठीक है। इनजस्टिस, इन लगा दिया तो मतलब अन्याय,
जस्टिस का मतलब न्याय और इनजस्टिस मतलब अन्याय। आप न्याय को सहते नहीं हैं, न्याय तो आपको अच्छी लगती है, अन्याय को सहते हैं अगर, तो टॉलरेट वर्ड यूज़ करते हैं हम। तो ये 2 मार्क्स का। अब देखिए 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स हुए, और इसके अलावा ये 3 मार्क्स, ये तो 8 ही मार्क्स का रहा। यानी आप देख सकते हैं कि 29 + 8 कितना हो गया, तो ये हो गया 37, यानी 13 मार्क्स का ये होगा सेक्शन ई। देख लेते हैं, पहले ही मार्क्स काउंट कर लेते हैं। ये 3 मार्क्स और ये 5 मार्क्स, 8 मार्क्स का ये, और ये 5, तो हो गए 13। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे। लिखा है स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड राइट इन अबाउट 80 वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट। 3 मार्क्स का है। देखो ये तो अभी टेबल दिया है, यहाँ पर ग्राफ भी हो सकता है, जैसे ग्राफ आप जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा पाई चार्ट हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरह का एक इन्फॉर्मेशन, एक डेटा होगा आपको दिया जाएगा। इसमें कम शब्दों का प्रयोग होता है और आपको दिखाई जो देता है उससे काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। तो जो भी आपको समझ आता है उसी को आपको 80 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। 80 वर्ड्स का मतलब अगर आप एक लाइन में, सपोज़ कि आप एक लाइन में 8 वर्ड्स लिख लेते हैं, तो ऐसी आपको कितनी लाइंस भरनी पड़ेगी, 8 या 10, सॉरी 10, ठीक है, तब जाकर 80 वर्ड्स होंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है कितना लिखना है। ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसका एक अलग हम वीडियो बनाकर, मैं मतलब आपको वीडियो बनाकर शेयर करूंगा, तो हम देख लेंगे फिर। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स यूजिंग द कीवर्ड्स। ये 5 मार्क्स का होता है, इसमें 2 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन को आपको अटैम्प्ट करना है। ये टॉपिक है और ये भी टॉपिक है। अच्छी बात यह है कि आपको इसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ क्लूज़ दिए जाते हैं, उसके बेस पर आप अपने इस पैराग्राफ को लिख सकते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे यानी निबंध जैसा ही होता है, ठीक है। तो 5 मार्क्स का है। 150 वर्ड्स का मतलब अगर आप एक पेज में अगर 100 वर्ड्स लिखते हैं तो 1.5 पेज में 150 वर्ड्स। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 2 या 2.5 पेज से ज़्यादा ही लिखें इसमें, ठीक है, क्योंकि आपके ग्रामेटिकली या तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ज़्यादा आप लिखेंगे तो क्या होता है, हमारे पास चांस रहेगा और पढ़ने का, और हम आपको उस बेस पर भी कुछ मार्क्स दे सकते हैं। आपने कम लिखा है 1.5 पेज, तो उसमें से ही हमको देना पड़ेगा। हो सकता है आप ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो, तो इसमें इसलिए ज़्यादा लिखने को सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। और फिर देखिए आगे लिखा हुआ है ब्रीफ रिपोर्ट ऑन सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि रिपोर्ट पूछा जाएगा किसी भी एक टॉपिक पर, और उसके साथ साथ आपको पॉइंट्स भी दिए जाएंगे, मतलब कोई ना कोई क्लूज़ दिए जाएंगे। उन क्लूज़ के ऊपर आप पूरे जो रिपोर्ट है उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रहे, भले रिपोर्ट 5 मार्क्स का है और पिछली बार जो पैराग्राफ था वो भी 5 मार्क्स का था, तो इसमें मैंने आपको बोला कि 2 पेज से ज़्यादा लिखें, लेकिन इसमें आपको 1 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। सिर्फ ज़्यादा लिखने में बिलीव मत करो। रिपोर्ट हमेशा कभी भी बहुत छोटी होती है, ठीक है। रिपोर्ट होता क्या है, आपको अगर 10th में बताया गया हो, रिपोर्ट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुम। ये जितने भी WH क्वेश्चन होते हैं उसका आपने आंसर दे दिया तो समझिए कि आपका रिपोर्ट बन गया, ठीक है। जैसे कोई प्रोग्राम सेलिब्रेट हुआ तो व्हाट क्या सेलिब्रेट हुआ, तो प्रोग्राम, वेयर तो कहाँ, स्कूल में, व्हेन तो वही सुबह, और कि कौन से दिन को, तो मंडे को, ठीक है। उसके बाद हु कौन कौन आए थे, ठीक है, हाउ कैसे मनाया गया, तो इनका आंसर दे दिया, मतलब रिपोर्ट बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो पेपर स्टाइल है वो आपके लिए इजी रहेगा। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा जो भी आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू।